अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक एक लम्हे के साथ सिचुएशन बदल रही है, बाजोड़ का जोर भी चल रहा है और साथ शेर अफजल मरवत वर्सेस केपी पुलिस का भी ये सारा आंग मचोली का सीन इस वक्त जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो व्लॉग शुरू होने से पहले भी और बीच बीच में भी हो सकता है कोशिश करके चेक करता रहूँ कि कोई नई अपडेट तो नहीं आ गई, क्योंकि इस टाइम सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जाए या उनको सीन से हटाया जाए, काबू किया जाए। बिकॉज ये जो बैक टू बैक पावर पैक किस्म के कन्वेंशन हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग के ऊपर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। आज भी बाजोड़ का जोर जिस तरह से चला है और लोग जिस तरह से पहुंचे हैं वो बड़ी मतलब परेशानी का बायस है इमरान खान और पीटीआई के मुखालफिन के लिए। फिर एक और अपडेट ये है कि सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा केस फिक्स हो गया है, यानी चंद दिनों के अंदर अंदर फैसला होना है कि पाकिस्तान की सियासत किस रुख की तरफ जानी है और आने वाला मुस्तकबिल होगा कैसा। प्लस 3 केसेस बैक टू बैक इन अ रो चलेंगे। आने वाला जो हफ्ता है सियासी मामलात के साथ साथ अदालती मामलात के लिए भी बड़ा अहम होना है। 3 बैक टू बैक अहम केसेस पैरेलल सबसे बड़ी अदालत में चलने जा रहे हैं, उसकी भी अपडेट देनी है। और फिर इमरान खान की कुछ अपडेट ये कि कुछ अहम डिसीजंस तो उन्होंने कर ही लिए हैं, लेकिन कुछ आखिरी कार्ड्स जो है वो सीने के साथ लगा लिए हैं। जैसे शेख रशीद अक्सर कहा करते हैं ना जरदारी के हवाले से कि जरदारी कार्ड अपने सीने के साथ लगा के खेलता है, तो इसी तरह इमरान खान ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं जिनके बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं की जाएगी और कुछ चीज़ें सिगाए राज में रखी जाएंगी। उस हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बाजोड़ कन्वेंशन के हवाले से। गुज़िश्ता रात यही वक्त था जब मैं व्लॉग करके थोड़ा फ्री हुआ तो पता चला कि जनाब ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। शेर अफजल मरवत को पहले गिरफ्तार किया, फिर बाद में उनकी रिहाई वाला सारा एपिसोड हुआ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों इतनी रेजिस्टेंस, क्यों इतना डर, क्यों इतना खौफ है कि पूरे सूबे की पुलिस जो है वो एक शख्स के पीछे लगा दी गई। इसकी गिरफ्तारी हर हाल में रिक्वायर्ड है। एक कोई गैर आईनी काम कर रहे हो तो चलो समझ में भी आती है, बजाय इसके कि चीज़ों को थोड़ा कूल डाउन करना है, थोड़ा काम डाउन करना है, थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड दे के टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करें। ये तो टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। और शेर अफजल मरवत कौन था, उसको लीडर किसने बनाया, उसको हीरो किसने बनाया? वो तो एक वकील थे, आम से वकील थे, मुकदमात किया करते थे, बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। आज वो पीटीआई के कोई मेरा ख्याल फर्स्ट नहीं तो सेकंड टीयर की लीडरशिप में तो आ गए हैं। और जितना क्राउड वो अकेला बंदा इकट्ठा कर रहा है उतने तो बाकी जमातों के फर्स्ट टीयर की लीडरशिप भी इकट्ठा नहीं कर पा रही। परवेज़ खट्टक मुकाबला नहीं कर पा रहे। मरियम नवाज़ का जो आज का कन्वेंशन था वो दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर पा रहा। आईपीपी के कन्वेंशन मुकाबला नहीं कर पा रहे, जल से मुकाबला नहीं कर पा रहे इवन कन्वेंशन के। तो किसने बनाया ये शेर अफजल मरवत को हीरो? जाहिर बात है इन्हीं सारी कोशिशों ने, इन्हीं सारी एफर्ट्स ने बनाया। आज एक सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप बड़ा वायरल चल रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से। एक तरफ वो दिखाते हैं कि मरियम नवाज़ का कोई कन्वेंशन है, मुस्लिम लीग नवाज़ का, वो जा रही हैं, जाना है उन्होंने उसमें, लेकिन उसमें जाने से पहले तैयारियां किस लेवल की हैं कि मतलब पूरा ब्रिज जो है वो सजाया हुआ है झंडों से और पार्टी परचम लगा रखे हैं और फ्री एंड फेयर हर तरह से खुला माहौल है। और दूसरी तरफ वो दिखाते हैं साथ ही पीटीआई का कन्वेंशन है तो रास्ते खोद दिए, सड़कें खोद दी कि लोग अपनी गाड़ियां लेके आगे ना जा सके और लोग हाथों से वो सारी चीज़ें जो है वो पुर कर रहे हैं। तो एक तरफ शहनाइयाँ हैं और दूसरी तरफ खाइयाँ हैं। इन सारी कोशिशों के बावजूद बाजोड़ का जोर जिस तरह से चला है, जो मनाजर आप देख रहे हैं, मैं हर व्लॉग में आपको केपी में होने वाले कन्वेंशन के विजुअल्स दिखाता हूँ। आज के विजुअल्स भी आप देखें कि कितनी रुकावटें, मतलब सड़कें तक खोद दी गई, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों में नहीं रुके, लोग निकले हैं। उनका जुनून, उनका जज्बा, उनका पैशन ये बता रहा है कि वो क्या चाहते हैं। आज लोगों को आप अगर देखें, अगर कंपैरिजन करें तो एक तरफ दूसरी जमातों के कन्वेंशन और दूसरी तरफ पीटीआई का ये बाजोड़ का कन्वेंशन, और जिस तरह से जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, रैलियों की शक्ल में निकले हैं, घरों से निकले हैं, गाड़ियों पे, पैदल, मोटरसाइकिल्स पर, और जिस तरह से माहौल एक बना देते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और ख़ास तौर पर पीटीआई के कारकुनान, दैट इज़ अमेजिंग। इसी वजह से बहुत सारे और लोगों का हौसला बढ़ा है कि इस मुश्किल वक्त में भी कोई उम्मीद की किरण लोगों को नज़र आती है। जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है, लिख के कह चुका है कि जनाब तमाम जमातों को यकसा मौक़े दिए जाएँ, जहाँ पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं और बड़ा
पक्का और सीरियस मुंह बना के कहते हैं कि तमाम जमातों को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। उनको ज़रा चाहिए कि ये सूरत हाल का ज़रा जायज़ा लें और देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है और इस टेम्परेचर को किस तरह से कूल डाउन करना है। शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है पुलिस के लिए। अभी तक तो चलो ठीक है, एक चैलेंजेस रहे हैं पुलिस को, लेकिन एट द एंड स्टेट है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। गिरफ्तार आज नहीं तो कल अगर करना है स्टेट ने तो वो कर लेंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके नताइज क्या है, क्या ये लोग फिर रुकेंगे, क्या इस तरह से लोगों के दिलों में वही खौफ दबदबा बरकरार रहेगा। जिस तरह से केपी राइज़ करता जा रहा है, बार बार वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उससे ज़रा लोगों की ओपिनियन को या लोगों की वॉइसेस को भी तो समझें। एक मिनट के लिए अंडरस्टैंड तो करें कि आपके अपने लोग क्या चाहते हैं। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी इसका हासिल क्या है, मैं एक लम्हे के लिए जानना चाहता हूँ। सब लोग कहते हैं ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया, इमरान खान को फ़ौरन अगर हम इलेक्शन करा देते तो हमें बड़ा फ़ायदा होता। स्टिल नहीं रुक रहा है। स्टिल उनकी पॉपुलैरिटी में आपकी हर मूव जो है, हर पॉलिटिकल मूव उनके फेवर में जा रही है, उनको फ़ायदा हो रहा है। ये जितना आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो फिर पीटीआई बन रही है। ऑल्दो के मुश्किलात हैं, लेकिन लोग नहीं रुक रहे। तो उसका अल्टीमेट क्या रिज़ल्ट निकला कि नवाज शरीफ साहब की इस टाइम भागदौड़ चल रही है सारी सियासी जमातों के साथ। उनका कोई इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ मामला बढ़ रहा है, और उनको भी लग रहा है कि जितना कुछ हो चुका है अब किसी अकेली पार्टी के बस की बात नहीं है। अब वन वर्सेस ऑल है, इमरान वर्सेस सारी जमातें हैं। कोई एक दो जमातें बीच में रेजिस्टेंस करें तो करें, जैसे बिलावल की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है हल्की फुल्की मौसीकी पर, उनकी वो आवाज़ें आती हैं कि अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो फिर हमें पता है कि क्या होगा। वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भी आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लोगों को बस ऐसे ही कि वोटर जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एट द एंड इन्होंने सब ने मिल के हुकूमत बनाने की तरफ जाने की कोशिश करनी है, लेकिन देखते हैं क्या इनकी प्लानिंग कामयाब होती है या नहीं होती। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने भी कोई कार्ड सीने के साथ लगा के रखे हैं, कुछ चीज़ें सीगा राज में रहनी है। उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, पता चल रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो 180 के करीब उम्मीदवार इमरान खान फाइनल कर चुके हैं। उनमें मेजॉरिटी जो है वो वुकला की है। इन केस बल्ले का निशान उनके हाथ से जाता भी है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिस इदारे की ये ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो इदारा ही ऐसे फ़ैसले लेने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है जिसके नतीजे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई तस्वुर ही नहीं रहेगा। मतलब अगर पीटीआई के बगैर इलेक्शन हुए तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी और क्या उसकी साख होगी? क्या लोग उसको मान जाएंगे? क्या लोग तस्लीम कर लेंगे? मुझे नहीं लगता करेंगे। तो इसलिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी तरफ उंगलियां उठनी है सारी, उसको बड़े सोच समझ के ये फैसला करना होगा। कहीं ये ना हो कि सारी प्लानिंग ही जो है वो बिल्कुल ही उल्टी हो जाए। तो इमरान खान साहब इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, उसके लिए तैयारी उनकी जारी है। 180 के करीब लोग ऐसे फाइनलाइज हुए हैं जिनमें मेजॉरिटी वुकला की है, और कुछ और लोग भी हैं जो इस वक्त अपने कागजात नामजदगी जमा कराने की पोजीशन में हैं, लेकिन नाम जो है वो नहीं डिस्क्लोज़ किए जाएंगे, नाम सीगा राज में रखे जाएंगे। ये इतलात आ रही हैं और कुछ जगहों पे ये ख़बरें छप भी रही हैं कि जो कैंडिडेट पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहेगा उसके नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किए जाएंगे अनटिल अनलेस के वो स्टेज नहीं आ जाती जहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, तब तक उन्हें सिक्योर रखा जाए। ये है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, उस वक्त कैंडिडेट जो है वो डिस्क्लोज़ किए जाएं। तो देखते हैं इमरान खान की ये स्ट्रैटेजी किस हद तक वर्क करती है। और अभी 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। 2 दिन के बाद से इलेक्शन कमीशन ने चूँकि पीटीआई को नोटिस जारी कर रखा है, तो 12 दिसंबर से इसकी बाकायदा समाअत जो है वो शुरू हो जानी है। और मेरा ख्याल है 20 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ने कोई ना कोई डिसीजन सुनाना है, और जिस तरफ डिसीजन टिल्ट नज़र आ रहा है वो बहुत ही भयानक या खौफनाक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़े केसेस, सियासी मामला तो ये मैंने डिस्कस कर लिए, कुछ अदालती मामलात के हवाले से बड़े केसेस आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जीनत बनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी खबरें आपको टेलीविजन्स पर, व्लॉग्स में, सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली हैं, क्योंकि सबसे बड़ा केस जिसका इंतज़ार था मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक केस, वो अब फिक्स हो गया है। 3 केसेस हैं बैक टू बैक जो
इस रवां हफ्ते में सुनने जा रहे हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट मिलिट्री केस के हवाले से है, जिसमें लार्जर बेंच जो है वो बना दिया गया है। 5 रुकनी बेंच ने, जो जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में पहले बना था, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को कलादम करार दे दिया था कि ये सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इस मामले को कलादम करार दिया गया, लेकिन अभी तक वो सिविलियन जो तहवील में लिए गए थे उनको रिलीज़ नहीं किया गया। और साथ में वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, वजारत दिफा ने एक अपील, मुख्तलिफ अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी कि जनाब इस फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत अब नज़रसानी की अपील फ़ाइल हो सकती है, जिसे इंट्रा कोर्ट अपील का नाम दिया गया है। तो अब वो अपील जो है फ़ाइल की गई थी, उसको काफ़ी दिनों के बाद, गुजर जाने के बाद अब फिक्स कर दिया गया है। हैरान कुन तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले भी इस बेंच का हिस्सा नहीं थे और अभी भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी एक राय है, उनका एक माइंड है जो सबके सामने आ चुका है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हक़ में नहीं है। और साथ में जस्टिस अतर मिनुल्लाह वो भी इसमें शामिल नहीं किए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल गालबन वो भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है, और जो 5 रुकनी बेंच पहले डिसीजन दे चुका वो भी शामिल नहीं किए गए। तो अब नया बेंच जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। कानून के मुताबिक अगर कोई बेंच अपील सुनेगा तो वो पहले बेंच से बड़ा होना चाहिए। तो पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, अब 6 रुकनी बेंच सुनेगा। उसमें कौन कौन से हैं मैं जल्दी से आपको नाम बता देता हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में ये बेंच काम करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो हालिया फ़ैसले हैं उनके नतीजे में पीटीआई को काफ़ी मुश्किलात देखना पड़ी हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ज़मानतों के हवाले से उनका जो फ़ैसला है उसकी वजह से पीटीआई के लोग काफ़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन रिजवी हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली है और जस्टिस इरफान सादत हैं, जिन्हें अभी हाल ही में सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। तो ये 6 रुकनी बेंच जो है वो फेट डिसाइड करेगा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि जो भी डिसीजन आए वो पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए बेहतर हो। तो आने वाले दिनों में 2 मज़ीद केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने वाले हैं। एक जुल्फ़िकार भुट्टो केस है, इतना पुराना केस, उसको टेकअप किया गया, उस रेफरेंस को अब वो भी सुने जाने वाला है। और मज़ाहर अली अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है और ऐन मुमकिन है कि उन्हें बरतरफ़ कर दिया जाए, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। तो उनकी आइनी दरख्वास्त जो है उसको भी सुना जाने वाला है, उसको फिक्स कर दिया गया है। तो ये 3 केसेस बैक टू बैक रवां हफ्ते होंगे, आइंदा हफ्ते होंगे, जिनके बारे में आपको बहुत सारी खबरें सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी, जो भी अपडेट होगी वो आपको बताता चलूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।